Welcome friends to this power packed session of research editorial and analysis powered by Growth Fund UPSC. I am ध्रुव जानी। आज दो लेख के बारे में बात करेंगे, दोनों ही द हिंदू से है। उसमें से जो प्रथम है टेनियर स्टैक, दरअसल हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ जो हमारा पॉलिटिकल गवर्नेंस है उसके ऊपर आधारित है। आरबीआई की जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है और उसके जो निर्णय है जो कि हाल ही में पिछले शुक्रवार ही जो घोषित हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण किया गया है पूरे लेख में। लेख बेनाम है मगर बहुत ही उच्च कोटि का एक विश्लेषण हमारे पास लेखक ने हमें दिया है और यहाँ से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो सामान्य अभ्यास के तत्व है उसको भी यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने रख सकते हैं या हम पढ़ाई कर सकते हैं। देखते हैं, अगर सब्जेक्ट में डिवीजन करना हो तो सबसे प्रथम पॉलिटी एंड गवर्नेंस रहेगा और उसके साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी अगर हमें सब टॉपिक पे जाना हो तो हम मॉनेटरी पॉलिसी कह सकते हैं। और हमें सबको मालूम है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो दरअसल आरबीआई के द्वारा तय होती है और आरबीआई के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे आज, और उसके साथ साथ उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है और यह मॉनेटरी पॉलिसी को गठन करने वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके बारे में विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। 3 चरणों में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले लेख का निष्कर्ष देखेंगे, उसके बाद जो लेख की महत्वपूर्ण बातें है उसको देखेंगे और बाद ही में जो संशोधित तत्व है, जो हमने आपके लिए संशोधित तत्व एक्सट्रैक्ट की है, उसकी भी चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे प्रथम फोटोग्राफ देखते हैं यह पूरे लेख का। जैसे मैंने बताया कि बेनाम है मगर माहितियों से भरा पड़ा है, बहुत ही अच्छा लेख है, अच्छा विश्लेषण है। अब शुरुआत करते हैं निष्कर्ष से। देखिए, सर्वप्रथम शुक्रवार को जो आरबीआई की आर्थिक नीति समिति के द्वारा जो निर्णय किए गए उसका विश्लेषण यहाँ लेख में किया गया है। इट्स एनालिसिस about the decision which are taken by monetary policy या monetary policy committee। लेखक अनुसार तत्कालीन आरबीआई की नीति प्रो ग्रोथ है। यह निर्णय का विश्लेषण करके लेखक को ऐसा लग रहा है कि यह पूरी की पूरी जो वर्तमान जो आरबीआई की नीति है वो पूरी की पूरी प्रो ग्रोथ है, यानी कि वृद्धि समर्पित है। देखिए, यहाँ में एक बात जाननी है, आरबीआई को कई सारे कार्य करने पड़ते हैं जिसमें से एक कार्य है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, दूसरा कार्य है ग्रोथ जो है उसको मेंटेन करना या उसको एक परफेक्ट डायरेक्शन देना। ठीक है, तो उसी के तहत हाल ही में जो आरबीआई की जो नीति है या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो नीति है वो प्रो ग्रोथ है। वो इन्फ्लेशन की या प्राइस स्टेबिलिटी की जो है आरबीआई अभी परवाह नहीं कर रहा फिलहाल, क्योंकि आज हमें सबको मालूम है कि इस पेंडेमिक पोस्ट पेंडेमिक एरा में हमें रिसेशन से बाहर निकलना है, हमारे इकोनॉमी को जो है गतिशील बनाना है। तो इसी के चलते हाल ही में जो आरबीआई की नीति है वो प्रो ग्रोथ है, वो भाव के या इन्फ्लेशन का यानी कि आप कह लीजिए स्फीतीकरण को अभी केंद्र में नहीं रख रही है। राइट नाउ दे आर डीलिंग विथ ओनली ग्रोथ। किसी भी हाल में हमें अच्छा ग्रोथ करना है, हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ना है। दैट इज व्हाट आरबीआई इज ट्राइंग टू पॉइंट इट आउट। देखते हैं आगे। लेख एक उच्च कोटि का विश्लेषणात्मक परीक्षण है। यस, इट्स ए नाइस टाइप ऑफ लिटरेरी वर्क, नाइस एनालिटिकल लिटरेरी वर्क हम लोग कह सकते हैं। अगर लेख की महत्वपूर्ण बातों की बात की जाए तो सर्वप्रथम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपने निर्णय में ब्याज दर यथावत रखी, यानी कि स्टेटस को रखा। स्टेटस को जो ब्याज दरें चल रही थी वही रखी, ज्यादा कोई फेरफार नहीं किए गए हैं। ब्याज दरें यथावत रखने से स्फीतीकरण यानी कि जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगा, परंतु साथ ही आर्थिक वृद्धि होगी। और जैसे ही हमने अभी बात की कि हाल ही में आरबीआई के नीति निर्माण के केंद्र में सिर्फ वृद्धि है, उसे परवाह नहीं है कि किसी कोई चीज़ों के दाम जो है वो थोड़ा बढ़ जाए या थोड़ा इन्फ्लेशन जो है वो टारगेट इन्फ्लेशन से थोड़ा ऊपर हो जाए। तो हाल ही में आरबीआई कोई परवाह नहीं कर रहा, क्योंकि पूरे राष्ट्र को वृद्धि की जरूरत है, एक गति की जरूरत है, जो कि पोस्ट पेंडेमिक एरा में एक अनिवार्यता है। आगे देखें तो आने वाले महीनों में इन्फ्लेशन 6.3% रहने का अनुमान किया जा रहा है। यस, क्योंकि ब्याज दर ऐसे ही रखे हैं और उससे थोड़े दाम बढ़ने की भीति है,
जो इन्फ्लेशन का फोरकास्ट है वो भी ऐसा ही बोल रहा है कि थोड़ा सा इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा सा अप रहेगा। आरबीआई ने जो टारगेट किया था, उस आरबीआई का जो टारगेटेड इन्फ्लेशन था वो 6.0% था, यानी कि थोड़ा जो है डेसिमल में थोड़ा सा अप है, मगर यह मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन की बात है तो यहाँ डेसिमल भी एक जो है नोंदपात्र फेरफार लाते हैं। ठीक है, तो इट वाज टारगेट एंड दिस इज फोरकास्ट। तो अभी ऐसा लग रहा है कि टारगेट से थोड़ा सा जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, ऐसा फोरकास्टिंग में लग रहा है। आगे देखें तो आरबीआई को इन्फ्लेशन नियंत्रण के बारे में भी सोचना होगा। यस, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आरबीआई वृद्धि को ही देखे, मगर उसके साथ साथ उसे अपने जो है कार्य क्षेत्र में रखना होगा, उसे अपने नजर के सामने रखना होगा कि जो बढ़ते दाम है, हाल ही में कुछ चीजें हमें दी गई है लेखक के द्वारा यहाँ उदाहरण के तौर पर, जैसे आयरन ओर हो, स्टील हो, या आप कह लीजिए फ्यूल, तो इसके दाम जो बढ़े हैं उसको भी आरबीआई को ध्यान में रखना होगा। ऐसा नहीं है सिर्फ ग्रोथ ओरिएंटेड ही उसकी पॉलिसी रहे, मगर इट शुड बी बैलेंस्ड। ऐसा हो सकता है कि नीति का जो थोड़ा सा झुकाव है समय की मांग के अनुसार वो ग्रोथ पे हो, वो वृद्धि करने पे हो, मगर इट शुड बी बैलेंस्ड। देखते हैं आगे। आरबीआई ने अपना जीडीपी अनुमान भी बढ़ाया है। यस, ये एक सकारात्मक समाचार है, इट्स एक्चुअली ए पॉजिटिव न्यूज, क्योंकि हमें मालूम है कि जैसे ही लॉकडाउन ईज हुआ, अनलॉकिंग की प्रक्रिया केंद्र सरकार के द्वारा शुरू हुई, राज्य सरकार के द्वारा शुरू हुई, फिर जो बिजनेस था वो फिर से जो है फ्लरिश हुआ है और धीरे धीरे फिर से डेवलप होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो उसी के तहत इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इजाफा हुआ, पान इंडिया क्लियर। उसके साथ साथ आरबीआई ने जो अनुमान किए थे, जो पिछले महीनों में जो अनुमान किए थे, उस अनुमान से कुछ अच्छा अनुमान आज दिसंबर में फिर से आरबीआई के द्वारा हुआ है, क्योंकि इकोनॉमिक गतिविधियों में या आर्थिक गतिविधियों में तेजी देखने को मिली है और यह जीडीपी को, हमारे जीडीपी को बढ़ाएगा। ये एक सकारात्मक बात है। देखिए, अक्टूबर में आरबीआई ने ही इतना ऐसा फोरकास्ट किया था कि 9.5% तक श्रिंक होगी अप टू मार्च 2021, जो कि जहां तक चालू वित्त वर्ष पूर्ण होगा। ठीक है, मगर दिसंबर में जो हाल ही में जो पिछले फ्राइडे जो कमेटी ने रिव्यू किया, उसमें उन लोगों ने अनुमान निकाला कि इट विल नॉट श्रिंक अप टू 9.5 बट इट विल ओनली श्रिंक अप टू 7.5, यानी कि 2% का इजाफा हुआ है जीडीपी में। श्रिंक होने वाली है, ये बात तय है। ये पूरा साल ही जो है एकदम वेस्ट चला गया है आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक गतिविधि की दृष्टि से, तो श्रिंक होना वो निसंदेह बात है, मगर उसमें जो श्रिंक होने का जो दर था उसमें गिरावट आई है, ये एक अच्छी बात है। जो पहले ज़्यादा गिरने वाली थी हमारी इकोनॉमी, वो अब थोड़ी सी कम गिरेगी ज़रूर, ये तय है। तो यहाँ तक लेख की बातें थी। अगर आगे हम लोग देखें तो कितने सारे तत्व जो है वे हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है कि क्या है उसका जो है कार्य क्षेत्र, उसका गठन कैसे होता है, उसका कंपोजिशन कैसे होता है, उनके मेंबर्स के टर्म्स क्या होते हैं, उसमें आरबीआई के पावर्स क्या होते हैं। ठीक है, एक हम लोग देख सकते हैं कि आरबीआई वो अपने आप में कैसी संस्था है और उसके क्या क्या फंक्शंस है, तो वो भी एक चर्चा का विषय होगा। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में भी देख सकते हैं, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें हमने जो है पढ़ा था कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स रहेंगे, जिसके हिसाब से आरबीआई जो है वे अपनी जो आर्थिक नीति है वो घड़ पाएंगी। ठीक है, तो कई सारे मुद्दे हैं यहाँ, बट हमने यहाँ कुछ आपके लिए एक्सट्रैक्ट किया है जो यहाँ हमारे लिए महत्वपूर्ण हो और हमारे इस रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस के सेशन में फिट बैठता हो। मॉनेटरी पॉलिसी और उसकी जो विस्तृत चर्चा है वो हम लोग हमारे हाइपोथेसिस में करेंगे जब इकोनॉमिक्स की पढ़ाई वहाँ शुरू करेंगे। क्लियर, वो स्टैटिक पूरा का पूरा विस्तार से वहाँ देखेंगे। यहाँ हम लोग सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में देखेंगे, उसका जो है कॉम्पोजिशन देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और आरबीआई के बारे में ब्रीफली समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आरबीआई की बात करते हैं, वहाँ से ही हमारी बात शुरू करते हैं। देखिए, आरबीआई जो है वो एक मल्टी मॉडल या मल्टी रोल एक स्टैट्यूटरी संस्था है। वह एक वैधानिक संस्था है जिसके पास बहुकार्य है। बहुकार्य में अगर हम इंक्लूड करना चाहे तो
बहुकार्य में अगर हम इंक्लूड करना चाहे तो सर्वप्रथम उसके पास मॉनिटरी फंक्शन है, यानी कि आर्थिक कार्य है। उसके बाद करेंसी इश्यू करना, यह भी एक उसका कार्य है। उसके बाद अब कह लीजिए रेगुलेटरी एंड सुपरविजन, यह भी एक कार्य। मैं पहले लिख लेता हूं, फिर हम लोग एक एक मुद्दे पर ब्रीफिंग लेंगे। रेगुलेटरी और सुपरविजन हो गया। उसके बाद डेवलपमेंटल, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट और अन्य। ठीक है, तो इतने सारे फंक्शंस हमारी आरबीआई को अलॉट किए गए हैं और आरबीआई इन फंक्शनों को बखूबी निभाती है, जिसमें से सर्वप्रथम है मॉनेटरी फंक्शन, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का गठन करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लेना, ग्रोथ को एक जो है अच्छी दिशा देना, क्योंकि सरकार के द्वारा ग्रोथ तो हो रहा है, सरकार हैवीली एक्सपेंडिचर कर रही है, सरकार इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट कर रही है, तो ग्रोथ वहां से हो रहा है सरकार के बाजू से, मगर उसको अच्छी दिशा देने का काम जो है वो आरबीआई को सौंपा गया है, वो काम आरबीआई का है। तो यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी, फिर उसके बाद करेंसी इश्यू। हमें सबको मालूम है कि करेंसी इश्यू जो है सिवाय के बहुत ही छोटे डिनोमिनेशंस को छोड़ के वो आरबीआई के द्वारा ही होता है, और छोटे डिनोमिनेशन वाले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद रेगुलेटरी और सुपरविजन, यस, सब बैंकों का जो है सरदार वो आरबीआई है, सब बैंकों की देखरेख करता है, सब बैंकों की निगरानी करता है, और सभी बैंकों को अगर यहाँ एफिशिएंटली फंक्शन करना है भारत में तो उसको आरबीआई के देखरेख में रहना होगा, आरबीआई के आदेशों का पालन करना होगा। ठीक है, तो एक प्रकार से वो रेगुलेटरी कम सुपरविजनरी इंस्टीट्यूशन है, देखरेख भी करती है, नियंत्रित भी करती है। डेवलपमेंटल है, पूरा का पूरा जो आर्थिक हमारा क्षेत्र है उसको कैसे विकसित बनाया जाए, तो उसकी नीतियां भी आरबीआई के द्वारा घड़ी जाती है। और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में भी आरबीआई का अहम रोल है, अहम भूमिका है। इनफैक्ट आरबीआई इज द ओनली इंस्टीट्यूशन विच मैनेजेस द फॉरेन एक्सचेंज ऑफ इंडिया। हमारी सेंट्रल बैंक है और हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेज करती है, और अन्य कई सारे फंक्शंस आरबीआई को दिए गए हैं। हमें यह मालूम होना चाहिए कि आरबीआई की जो स्थापना है, एस्टेब्लिशमेंट, वो 1934 के एक आरबीआई एक्ट के तहत हुई है। ठीक है, बहुत ही छोटा एक्ट है, लगभग 60-61 सेक्शंस का एक्ट है और 5 चैप्टर्स में बटा हुआ है, 61 सेक्शंस। तो इसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। यह एक कानून है, तो स्वाभाविक है कि कानून से कोई संस्था की स्थापना हुई हो तो उसे हम वैधानिक संस्था मानते हैं। तो इट इज अ स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन, और आरबीआई के द्वारा, आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, यह एक सेंट्रल बैंक भी है भारत का। जिसको मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को स्टेबल करने की, उसको मेंटेन करने की एक जिम्मेदारी, या आप कह लीजिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे प्रदान की गई है। और हमें मालूम है कि किसी भी संस्था को या किसी भी व्यक्ति को जब जिम्मेदारी मिलती है तो उसके साथ उसको सत्ता भी मिलती है। तो देयर इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर्स आर टुगेदर, देन ओनली एनी इंस्टीट्यूशन और एनी पर्सन कैन वर्क एफिशिएंटली। ठीक है, तो आरबीआई को कई सारी जिम्मेदारी दी गई है और उसी के साथ साथ उसे कई सारी सत्ता भी दी गई है, जिसके तहत वो रेगुलेट भी करता है, सुपरवाइज भी करता है, इश्यू भी करेंसी भी इश्यू करता है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसका भी गठन करता है या उसको भी गढ़ता है। देखते हैं आगे। देखिए, अगर नंबर ऑफ एक्ट्स की बात की जाए, क्लियर, तो 8 और 9 एक्ट्स जिसके प्रीव्यू में आरबीआई पढ़ता है। देखते हैं एक्ट्स विच कवर्स आरबीआई's फंक्शन। सबसे पहले तो हो गया हमारा आरबीआई एक्ट, जो कि आरबीआई को अच्छी जो सत्ता है वो प्रदान करता है।
1934। दूसरा है डेट मैनेजमेंट एक्ट 1944। उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटी रेगुलेशंस एक्सेट्रा। ठीक है, तो टोटल 8 या 9 एक्ट्स है जो आरबीआई को मैनेज भी करते हैं और आरबीआई को सत्ता भी प्रदान करते हैं अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से पूर्ण करने के लिए। ठीक है, ये हमें याद रहनी चाहिए। फिर भी इफ यू वांट द लिस्ट, एंटायर लिस्ट ऑफ 8 to 9 एक्ट्स, तो आपको मिल सकता है, वन टच में मिल सकता है गूगल में से। आप लोग देखिए कि आरबीआई किस किस एक्ट की प्रीव्यू में फॉलो करता है, तो देयर विल बी अ लिस्ट। और ये लिस्ट हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है, ये आपको याद तो नहीं रखना है मगर आपको मालूम होना चाहिए। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि भारत में कानूनों का एक बहुत ही बड़ा ढेर है, बहुत ही एक बड़ा हिप है। और यहाँ हमारा जो गवर्नेंस है वो दरअसल कानून से ही होता है। तो ऐसे कानूनों को हमें ध्यान में रखना होगा और हमें मालूम होना चाहिए, ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। देखते हैं आगे। देखिए, अब सीधा हम आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में देखेंगे। देखिए, ये जो फंक्शन देखा हमने मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने का, तो यह पॉलिसी को बनाने का काम जो है यह आरबीआई की ये कमेटी करती है। यह एक सरकार गठित आरबीआई की एक समिति है जो कि 6 सदस्यों से बनी होती है। तो ये संपूर्ण रूप से जो हमारी जो नीति निर्माण का काम है, आर्थिक नीति निर्माण का काम, वो बखूबी निभाती है। और प्रत्येक 4 महीने यह रिव्यू करती है। अगर कोई फेरफार की गुंजाइश हो, आवश्यकता हो तो बेशक करती है, और गुंजाइश की आवश्यकता ना हो तो जो स्टेटस को है वो मेंटेन करती है। देखते हैं, यह एक केंद्र सरकार गठित समिति है, सरकार गठित समिति जिससे आर्थिक नीति घड़ने का कार्य सौंपा जाता है। यस, इट इज ए गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड कमिटी विच इज असाइन्ड द वर्क ऑफ फ्रेमिंग मॉनेटरी पॉलिसी फॉर द कंट्री। इस समिति का गठन आरबीआई 1934 के सेक्शन 45ZB के तहत किया जाता है। शुरुआत से यह एक्ट जब दाखिल हुई 1934 में, तब यह प्रावधान नहीं था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, मगर बाद में इसको अमेंड करके यह प्रावधान डाले गए। और जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही छोटा सा एक्ट है, it comprises of 60 to 61 sections, entire act, and it is divided into 5 chapters, and probably it was amended, I think 80 times. It is amended till date for approximately 80 times. ये बात हमें ध्यान रखनी होगी, 80 times probably, संभवतः है, bit confident, I'm not bit confident, but 79 or 80 times it has been amended, that is for sure. देखते हैं आगे। ये सेक्शन हमें याद रखनी है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि मॉनेटरी पॉलिसी का गठन आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45ZB के तहत किया जाता है। ये एक हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। अगर एमपीसी की संरचना की बात करें, देखिए एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो 6 सभ्य है जिसका जिक्र हमने किया, और 6 में से 3 सरकार बाजू से है और 3 जो है वो आरबीआई से है। ये बात हमें याद रखनी है। सरकार बाजू से 2 बातें याद रखनी है। सर्वप्रथम, कोई अधिकारी नहीं होगा, और दूसरा, सरकार के द्वारा यह सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन कम सर्च। सरकार ऐसे व्यक्तियों को शोधेगी जो कि अर्थशास्त्र में निपुण हो, अर्थशास्त्री हो, प्रकृतिशास्त्री हो, उन लोगों को चुनेगी और सरकार तरफ से वे लोग प्रतिनिधित्व करेंगे सरकार का यह पूरी कमेटी में, मगर कोई अधिकारी उसमें हाजिर नहीं होगा। ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो हमें याद रखना है। सामने 3 आरबीआई से 3 में से एक मेन गवर्नर होगा आरबीआई का, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। एक्स ऑफिशियो में मालूम होना चाहिए ओहदे की दृष्टि से, यह पद की दृष्टि से जो भी आरबीआई का गवर्नर होगा वो अपने आप ही यह मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अध्यक्ष हो जाएगा, चेयरमैन हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ एक डेप्यूटी गवर्नर होंगे
जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के इंचार्ज होंगे, मॉनेटरी पॉलिसी के इंचार्ज, और एक अन्य आरबीआई के जो है चयनित मेंबर होंगे। तो दिस इज द मैकेनिज्म। और यह जो सिलेक्शन और सर्च है, ये भी हमें याद रखना है कि यह कैबिनेट कमिटी ऑफ सिलेक्शन के द्वारा ढूंढा जाएगा, नियुक्त किया जाएगा या उसे सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द मैकेनिज्म। अब अगर टर्म की बात करें तो 4 इयर्स टर्म होती है मेंबर्स की। ये भी एक हमारे लिए थोड़ी जाननी जरूरी है। 4 ईयर टर्म मेंबर की होती है। एंड एक और महत्वपूर्ण चीज, दे आर नॉट क्वालिफाइड फॉर रीअपॉइंटमेंट। कोई भी मेंबर हो वो दूसरी बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। ये बात भी महत्वपूर्ण है। नो रीअपॉइंटमेंट। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो हमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में समझनी है और उसे याद रखने का प्रयास करना है। देखते हैं आगे। एमपीसी की निर्णय प्रक्रिया। देखिए, अब उसके मैकेनिज्म की बात है कि कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं। तो सर्वप्रथम निर्णय बहुमत से लिया जाता है, मेजोरिटी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है और उसके इंस्टीट्यूशन में डेमोक्रेसी होनी एक स्वाभाविक सी बात है। समिति का अध्यक्ष दैट इज आरबीआई गवर्नर को विटो सत्ता प्राप्त नहीं है। यस, नो विटो फॉर गवर्नर, बट ही हैज अ राइट टू कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट जिसे हम निर्णायक मत कहते हैं, निर्णायक मत। कोई डिस्प्यूट कभी भी हो जाए सभ्यों के बीच में कुछ मुद्दे को लेकर, तो ऐसे समय पर निर्णायक मत के रूप में यह आरबीआई के गवर्नर है वो अपना जो वोटिंग पावर है उसको यूज कर सकते हैं। समिति देख लिया हमने। उसके बाद अगर हम देखें तो एमपीसी का मुख्य कार्य क्षेत्र, चक्रवर्ती कमेटी के सूचन के मुताबिक प्राइस स्टेबिलिटी, इक्विटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल जस्टिस और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, देखिए यह चक्रवर्ती कमेटी का जिक्र हुआ है। हमें मालूम है कि हमारे यहाँ कमेटी कल्चर है। भारत के गवर्नेंस में, भारत के शासन में हम कमेटी कल्चर में बिलीव करते हैं। कोई भी घटना हो, कोई भी घटना के बारे में सरकार को देखना हो, जानना हो, समझना हो, तो फट से वो कमेटी का निर्माण कर देते हैं। फिर कमेटी उस विषय में विशेष अभ्यास करके एक अहवाल तैयार करती है और सरकार को सुपुर्द करती है। ठीक है, तो वैसे ही एक कमेटी बनी थी चक्रवर्ती कमेटी के नाम पर, और इस कमेटी को यह काम दिया गया था कि आप देखें कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसकी क्या जिम्मेदारी हो सकती है, उसे क्या क्या कार्य करने होंगे। और यह कमेटी ने सूचन दिया और सूचन के मुताबिक उसे प्राइस स्टेबिलिटी यानी कि इन्फ्लेशन को बढ़ने से रोकना है, इक्विटी मेंटेन करनी है, इकोनॉमिक ग्रोथ बनाए रखना है और सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय के क्षेत्र में भी काम करना है, और ऐसे सारे अन्य कई सारे मिसलेनियस काम करने हैं। तो देखिए, यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि इन्फ्लेशन जो होता है, जिसे हम हिंदी में स्फीतीकरण कहते हैं, ठीक है, तो यह स्फीतीकरण दरअसल एक नेसेसरी एविल है। यह एक दुष्ट है मगर अनिवार्य दुष्ट है। यह होना ही चाहिए क्योंकि दो पक्ष है, देयर इज डिफ्लेशन और देयर इज इन्फ्लेशन कोई भी इकोनॉमी में। अब ऐसा नहीं है कि डिफ्लेशन अच्छा है और इन्फ्लेशन खराब है, दोनों ही खराब है, दोनों ही खराब है कोई किसी भी अर्थतंत्र के लिए। तो ऐसे सिनेरियो में यह बात एक जरूरी हो गई है कि दोनों के बीच में एक प्रकार का जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन किया जाए, और वही मेंटेन करने का काम आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और इसी के तहत डिफ्लेशन बढ़ ना जाए तो इन्फ्लेशन को भी थोड़ा बनाए रखना पड़ता है। वी कैन नॉट डू इन्फ्लेशन एट 0, हमें अनिवार्यता से उसे बनाए रखना होगा ताकि डिफ्लेशन का प्रभाव जो है वो भी ज़्यादा ना हो जाए, वो भी पूरे मैक्रो इकोनॉमी में फैल ना जाए। ठीक है, तो ये बात हमें समझनी है। और इसी को मेंटेन करने के तहत
एक टारगेट सेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा कि हम हमारा जो नेक्स्ट ईयर का जो टारगेट है इन्फ्लेशन का वो क्या रहेगा इत्यादि। इस ईयर का टारगेट जिसका जिक्र हमने किया वो है 6%। ठीक है, तो यहां तक का इन्फ्लेशन वाजिबी है, मगर यहां से 6% से ऊपर बढ़ना नहीं चाहिए, इसका ध्यान अब आरबीआई को रखना है। दूसरी बात, ये जो कमेटी की बात की गई और जो मैंने जिक्र किया कि भारत जो है वो एक कमेटी प्रधान देश है, भारत के शासन में कमेटी का बहुत ही प्रभुत्व है, तो कई सारी कमेटियां बनी है। इसमें से अगर कुछ कमेटियों का जिक्र करें इस बैंकिंग सिनेरियो के बारे में, तो सर्वप्रथम है बेसल कमेटी, जो कि बैंकिंग सुपरविजन के पूरे मामले को देखने के लिए बनी थी, बेसल कमेटी। दूसरी कमेटी है बिमल जलान कमेटी, जो कि आरबीआई को कितने रिजर्व्स रखने होंगे, क्या रखने होंगे, ठीक है, वो देखने के लिए, वो तपासने के लिए बनाई गई थी। उसके बाद एक नरसिम्हन कमेटी आई, जिसने देखा कि बैंकिंग सेक्टर में कितना रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्या क्या करना होगा। और बाद में एक वासुदेव कमेटी आई, जिसने देखा कि एनबीएफसी सेक्टर है उसका पोटेंशियल क्या है और उसको ग्रो करने के लिए सरकार को या हमको क्या क्या करना होगा। ठीक है, और उसी श्रृंखला में से एक यह चक्रवर्ती कमेटी है, जिसने एमपीसी का जो कार्य क्षेत्र है उसको तय किया या उसको देखा कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को काम करना होगा, काम करना चाहिए। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फॉर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब देखिए हमारे पास फोटो है जिसका जिक्र हमने आई थिंक यह लेक्चर के शुरुआत में ही किया कि दो प्रकार की पॉलिसी जो होती है मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन। ठीक है, तो इसमें से एक मॉनेटरी होती है और इसमें से एक होती है फिस्कल। मॉनेटरी होती है वो आरबीआई की होती है, ये हमें याद रखना है, और वैसे ही जो फिस्कल होती है वो गवर्नमेंट की होती है, जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा तय की जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत इंटरेस्ट रेट्स का नियमन करना जरूरी है, और उसके साथ साथ जो मनी सप्लाई है, जो पैसों की आपूर्ति है, उसको भी देखना जरूरी है, उसको भी कंट्रोल करना, मेंटेन करना जरूरी है। सामने फिस्कल में टैक्स और स्पेंड, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करना है और गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन करना है, तो ये गवर्नमेंट की बात है। ये आज हमारा मुद्दा नहीं रहा, हमारा आज का मुद्दा सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी रहा, जो कि आरबीआई के द्वारा हैंडल होता है। अब जो हमने बात की कि जब जिम्मेदारी दी जाती है तो उसके साथ साथ सत्ता भी दी जाती है, तभी कोई व्यक्ति विशेष हो या संस्था विशेष हो वो जिम्मेदारी को अच्छी तरह से पूर्ण कर पाएगी। तो ठीक उसी तरह जैसे मॉनेटरी पॉलिसी घड़ने की जिम्मेदारी आरबीआई को दी गई, वैसे ही आरबीआई को कुछ सत्ता भी दी गई, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी दिए गए, यानी कि कुछ टूल्स दिए गए, जिसकी मदद से यह पॉलिसी को फ्रेम करना आरबीआई के लिए आसान हो जाता है। उसको हम लोग दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, द वन इज क्वालिटेटिव एंड द अदर वन इज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव थोड़ा महत्वपूर्ण है, ये हमें देखना है, और आरबीआई के मेन टूल्स है, और वहीं जो क्वालिटेटिव है वे थोड़े कम महत्वपूर्ण है, यानी कि 1 स्टार है, यह 2 स्टार है। देखिए क्वांटिटेटिव में रिजर्व रेशियो है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, या विविध इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट रेट्स है, और वहीं क्वालिटेटिव में मार्जिन रिक्वायरमेंट है, मोरल सुएशन है, और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है, जिसमें यहाँ शॉर्ट टर्म का भी हमें जिक्र किया गया है, रेपो, रिवर्स रेपो, मार्जिन स्टैंडर्ड फैसिलिटी, और यहाँ भी रेट्स में भी लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, जिसमें लॉन्ग टर्म में बैंक रेट का जिक्र किया गया है, और यहाँ भी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो का जिक्र किया गया है। देखिए यह एक महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारी तैयारियों के लिए, मगर क्लास 12th का यह एक अध्ययन का विषय है। क्लास 12th के टेक्स्ट बुक्स में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है। दूसरी बात, आज हम लोग इस मुद्दे पर विस्तृत में बात नहीं करेंगे, जिसका पहला कारण है हमारे पास समय संसाधनों की कमी है, हमारे पास सीमित है, और दूसरा यह पूरी की पूरी घटना की जो विस्तृत में बात है वो हमारे हाइपोथेसिस में हम लोग करेंगे, जब वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते होंगे, वह सब्जेक्ट की बात करते होंगे हमारे हाइपोथेसिस में, तब वहाँ यह पूरा मुद्दा एकदम विस्तार से, एकदम शांति से देख लेंगे। तो इस 2 कारणों से आज यह टॉपिक जो है वो हम यहाँ कवर नहीं करेंगे, और इसी के साथ साथ हमारा जो आज का कार्यक्रम है वो भी पूर्ण हो रहा है। हमने आज के लेक्चर में पहले तो लेख देखा, उसका निष्कर्ष देखा, फिर उसकी महत्वपूर्ण बातें देखी, जिसमें हमने लेखक का व्यू पॉइंट देखा, आरबीआई की पॉलिसी के बारे में भी थोड़ा जानने का प्रयास किया, उसके बाद वहाँ की जो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके बारे में थोड़े डीप में देखा,
आरबीआई के बारे में भी देखा क्या फंक्शन है, कौन कौन से एक्ट है जो आरबीआई को इफेक्टिव है, और उसके बाद हमने यह एक मानचित्र देखा, एक माइंड मैप देखा जिसके तहत दो टूल्स का बाइफर्केशन हुआ है। तो नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे अगले लेख के साथ, अगले अभ्यास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।